हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एमटीएस हौलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि टारगेट हम लोग का एक है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जब भी हम लोग का एग्जाम पड़ जाए और उस शिफ्ट को हम लोग फोड़ कर चले आ जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को फोड़ कर चले आ जाना है और हमें एक सीट को कंफर्म करना है। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम आपका ओरिजिनल पेपर फर्स्ट करने वाले हैं और इसमें हम देख रहे हैं आप साथियों कि यहाँ पे टिक लगाया हुआ है जीके के 25 क्वेश्चन पे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पे। यानी हम लोग आज की सेशन में जीके के 25 क्वेश्चन वो क्वेश्चन करेंगे साथियों जो कि आपके परीक्षा के लिए समझिए रामबाण होने वाला है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंस और एकदम सटीक प्रश्नों में बात करेंगे और इंग्लिश के भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंस वालों बात करेंगे। एमटीएस में सिलेक्शन की यदि बात करेंगे साथियों, अगर आपको कैसे सिलेक्शन लेना है तो जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है जो कि इसी से आपका मेन रहता है। मैथ और रीजनिंग तो साथियों केवल आपको क्वालिफाइंग करना रहता है जो कि दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। जनरल वालों को 12 क्वेश्चन करना रहता है, या तो मैथ के 20 में से 12 कर दिए या आपको रीजनिंग के 20 में से 12, कोई दिक्कत नहीं। मैथ आपको नहीं आता तो मैथ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग आता है तो रीजनिंग करिए। मान लीजिए रीजनिंग नहीं आता, केवल मैथ आता तो मैथ को हल करके आ जाइए। ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन, एससी एसटी वालों को 8 क्वेश्चन। आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता इसमें। मेन आपका यहाँ पे जीके और इंग्लिश की बात होती है तो 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर आपने सही किया और जो आप एक क्वेश्चन गलत किया होगा तो आपका 1 नंबर इन्हीं में से कट जाएगा, यानी 2 नंबर मिलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं, भगवान आपके साथ रहेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो सही करने का लक्ष्य 35 आपको दिया जा रहा है। डेली क्यूज 8 AM प्लस 7 PM पे शाम में। और आज दोस्तों आपका 12:30 बजे SSC GD प्लस आपका MTS के लिए क्लासें बिल्कुल हुबहू चलने वाली है। बिल्कुल अब दोस्तों अलग से आपको क्लास हम प्रोवाइड करेंगे दोपहर के 12:30 बजे। तो आप तैयार रहिएगा MTS और GD दोनों के लिए। ओके दोस्त, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक सीट को कंफर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पहला प्रश्न क्या दिया है? लॉसंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस बहुमत के आधार पर संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के किस बहुमत के आधार पर संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जा सकता है? तो ये साधारण बहुमत के आधार पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये टॉपिक आपके परीक्षा के लिए 3 नंबर देगा, क्योंकि यहाँ से जनगणना 2011 का रिपोर्ट से अनुसार आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है हर शिफ्ट में। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत की यदि बात करें तो 8.6% है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया था? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किस अनुसूची द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिए चौथी के द्वारा। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है? बुलंद दरवाजा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यदि हम बात करें बुलंद दरवाजा जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है? गोल गुंबज स्मारक में स्थित है। तो बताइए जो आपका गोल गुंबज स्मारक है किस शहर में स्थित है? तो सभी दोस्त रिक्वेस्ट की इसे आप लोग याद करेंगे, ये बीजापुर शहर में स्थित है। ऑप्शन हम लोग का सी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है? टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? याद रखिए दोस्तों, आपका जो टेनिस होता है, टेनिस प्लस बैडमिंटन प्लस खो खो प्लस वॉलीबॉल प्लस आपका फुटबॉल, इसमें साथियों आप ये पूछ लेंगे, आप याद कर लेंगे कि ये कौन से जो खेल है जो संबंधित रखते हैं और इसमें कितने प्लेयर हैं। और दोस्त आपका कोर्ट जो मतलब कि टेबल टेनिस किस कोर्ट में होता है, बैडमिंटन कहाँ पर होता है, कितने मीटर का होता है, ये आप लोग याद करेंगे क्योंकि आपके पेपर में 110% पूछा जाएगा एक प्रश्न। आपको हम अभी ही बता दे रहे हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो दोस्तों जो आपका टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीता है ना, तो याद रखें वो एडवांटेज आउट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है? 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था?
बताइए। तो ये खिलाफत आंदोलन को किया गया था। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसको 1975 में शुरू किया गया था, बताइए। सभी को पता होगा ये प्रोजेक्ट टाइगर को 1975 में क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथी नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया है आपका कि भारत का मुख्य याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो जो साथियों भारत का मुख्य याम्योत्तर होता है ना, वो किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो तमिलनाडु राज्य से नहीं गुजरता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है। अरुबाथु मूहर उत्सव प्रतिवर्ष भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है अरुबाथु मूहर उत्सव प्रतिवर्ष, तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, तो ये भूस्खलन नहीं करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया है। दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की। तो दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की, तो वो किया था तोमर राजपूतों ने। तो यहाँ से हम लोग का तोमर राजपूत बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 दिया है। वॉशिंग मशीन ड्रायर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो साथियों वॉशिंग जो आपका मशीन ड्रायर होता है, यानी सुखाने वाला जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। आप देखेंगे वॉशिंग मशीन धोने वाला भी होता है, एक ड्रायर होता है, सुखाने वाला भी होता है बगल साइड में, जो कि थोड़ा सूख जाता है तो हम लोग डाल देते हैं, तो और आप काफ़ी अच्छे धूप में जब डाल देंगे वहाँ से तो काफ़ी अच्छे सूख जाता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जड़त्व का नियम के नाम से आपने जानता होगा। तो दोस्त न्यूटन का जो पहला नियम है इसे जानते हैं, और न्यूटन का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। एसएससी साथियों आपका अब बिल्कुल देखिए, जो आपका 2024 में पहले सीएचएसएल को कराया था, फिर उसके बाद सीजीएल को इस समय जो करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है एसएससी, फिर आपका एमटीएस की बारी है। तो जिसमें आपका सवाल पूछा था मेरे भाई, वो कभी भी नया सवाल एक भी नहीं बनाता है। करंट अफेयर का तो बिल्कुल भी नहीं नया सवाल बनाता है, हर पिछला सवाल बनाता है 2023 वाला। याद रखिए कम से कम 8 से 9 महीने पहले का आपका करंट अफेयर पूछता है, याद रखिएगा आप लोग। 2024 में पेपर ले रहा है, देखिएगा 2023 का सवाल पूछ देगा, वो भी अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं 4 महीने के पूछता है 2023 का। तो बताइए किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। तो याद रखिए शरत कमल अचंता को। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुई थी। ये यहाँ से हम दोस्तों आपको 2 से 3 टॉपिक आपको बताएंगे, आप उसे याद कर लेंगे। तो प्रार्थना समाज की सबसे पहले स्थापना बॉम्बे में हुई थी, ये सभी को पता होगा। ये 1867 में हुई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अब एक और आपसे सवाल पूछता है कि ब्रह्म समाज का, हम लिख रहे हैं आप अच्छे से ध्यान देंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये साथियों राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। पहला पॉइंट हो गया। कब किया गया था, 20 अगस्त 1828 में। याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, और दोस्तों कब किए थे, 20 अगस्त 1828 में। अब तीसरा पॉइंट यदि हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ये 1875 में, 10 अप्रैल 1875 में। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा पॉइंट हो गया, और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था मेरे भाई, ये तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 10 अप्रैल 1875। और तीसरा आपका रामकृष्ण मिशन 1897 में किया गया था, रामकृष्ण मिशन। तो आप हमें बताइए किसने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या दिया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था, वो जीता था हनी डबास ने। हनी डबास आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा। मैंने देखिए दोस्तों ये पेपर आपका 2023 के एनालिसिस के आधार पर तैयार किया है, क्योंकि मैंने पहले पेपर को पढ़ा, देख रहा था कि अगर यदि आपके पेपर प्रीवियस ईयर का है एमटीएस का, तो एक बार उठाइए और देखिए करंट अफेयर का सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, एक बार आपने इस देखिए, उसके बाद देखिए एनालिसिस कीजिए। तो उसी के आधार पर हमने ये सवाल कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए हैं। तो ये पंजाब था साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए।
भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में किस देश का राष्ट्रीय खेल से गलत मिलान किया गया है? अफगानिस्तान का क्या होता है? बुर्ज काशी होता है बिल्कुल। बांग्लादेश का क्या होता है? सभी को पता होगा मेरे भाई। बांग्लादेश का क्रिकेट तो होता नहीं है, क्रिकेट तो कहाँ का है? इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया का है। अगर यदि आपसे पूछ दे कि इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया का खेल क्या है, तो क्रिकेट है। भूटान का तीरंदाजी बिल्कुल, नेपाल का वॉलीबॉल बिल्कुल राइट है। तो बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है, याद रखिएगा दोस्त। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है मेरे भाई। और आपका बैडमिंटन कहाँ का है? आप सवाल पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन, तो बैडमिंटन आपका इंडोनेशिया का है, याद। और फुटबॉल भी पूछ सकता है। फुटबॉल तो कई देश का है, जैसे आपका फ्रांस हो गया, और आपका पोलैंड का भी है, इटली का है, मॉरिशस का भी है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। भारतीय योजना आयोग का गठन किसके हेतु नीतियों की योजना के लिए हुआ था? तो ये हुआ था आपका आर्थिक विकास हेतु नीतियों के लिए। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यदि हम बात करें वीपो का मुख्यालय, तो ये स्थित आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है। भारत में राजकोषीय नीति बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में जो कोषीय आपका राजकोषीय नीति बनाने के लिए मुख्य रूप से एजेंसी जिम्मेदार है, वो आपका वित्त मंत्रित्व है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए। कोणार्क का भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? जो कोणार्क का भव्य सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्त ये 13वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया। डैश ने वनों को 3 श्रेणियों आरक्षित वन, संरक्षित आपका एक वन और ग्रामीण वन में विभाजित किया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक है? इन वनों को 3 श्रेणियों में आरक्षित वन किया गया था। एक तो संरक्षित वन था, एक आपका ग्रामीण वन में विभाजित किया था। एक कौन वन है? तो याद रखिए आपका वन अधिनियम 1878 है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप ये आपका नौकायान से है। नौकायान आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 दिया है। इलियास खान का जन्म लखनऊ संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था, वह क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इलियास खान का जन्म लखनऊ संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था, वह बजाने के लिए क्या प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिए वो सितार के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते थे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीता? बताइए दोस्तों। तो ये सरदार उद्यम ने जीता। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता सहायता का प्रावधान करता है? तो मेरे भाई एमटीएस में सिलेक्शन नहीं निकले। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 15 दिन बचा है, तो अब इन्हीं 15 में दोस्तों अब हमें बिल्कुल दमदार तरीके से तैयारी कर लेनी है और एक सीट कंफर्म करने, क्योंकि दोस्तों देखिए अब एसएससी आपका ये जो है 2024 में अधिक एग्जाम कर, शायद इसके बाद वैकेंसी हमको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। तो मेरे भाई इसी आपका देखिए फरवरी तक तो एसएससी जीडी का भी एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न वहाँ भी पूछता है, बिल्कुल सेम पैटर्न एमटीएस में भी। तो दोस्त अपनी तैयारी जो ना बिल्कुल अच्छे से रखिए, काफ़ी दमदार तरीके से रखिए, मजा आ जाएगा साथियों। तो अनुच्छेद 44 है जो साथियों आपका समान नागरिकता संहिता का प्रावधान करता है ना, वो आपका आर्टिकल 44 है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। उस समाज सुधारक की पहचान करें जिसने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम की स्थापना की। तो बताइए किसने की थी? तो ईवी रामासामी पेरियार ने किया था। ईवी रामासामी पेरियार ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? पहली बात कि आपका जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ था वो भारत में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता हो गया था। किसको हराकर? तो अपने प्यारे भारत को ही हराकर विजेता बना था। कौन सा संस्करण था? तो साथियों संस्करण आपका 13वां था।
याद रखिए सबसे अधिक रन कौन बनाए थे, विराट साहब ने अधिक रन बनाए थे। सबसे अधिक विकेट कौन लिए थे, तो मोहम्मद शमी, जो कि उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था 2023 के वर्ल्ड कप में। और दोस्तों अब ये कितनी टीमों ने भाग कौन लिया था, तो 10 टीमों ने भाग लिया था। याद रखिए आपके पेपर में जरूर सवाल बनेगा यहाँ से 2023 वाले वर्ल्ड कप से। 2024 वाला बाई चांस पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी को पता होगा वहाँ पे होता है, कहाँ पे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, जिससे भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, IPL 2024 का भी आप पकड़ के चलिएगा दोस्त। 2024 का सवाल पूछेगा आपके पेपर में। कोलकाता नाइट राइडर्स जीता ना हैदराबाद को हराकर, याद रखिएगा। देखिए ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी किस खेल हस्ती लिखी गई पुस्तक है, तो बताइए दोस्तों ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया था आंद्रे अगासी के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अगस्त 2023 में U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बन गया था, बताइए। तो कौन सा व्यक्ति जो अगस्त 2023 में U20 विश्व कुश्ती चैंपियन बन गया था, तो साथी वो तो मोहित कुमार थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए दोस्तों। क्लास जब एंड हो तो अपना फीडबैक एक बार जरूर दिया कीजिए। हवा और नमी से ढके मिट्टी के हिस्से को क्या कहा जाता है, जो हवा और नमी से ढके मिट्टी के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए छिद्र स्थान कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। शतरंज में वर्गों का क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, जो क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं, जो शतरंज में वर्ग होते हैं ना आपका दोस्तों, याद रखिएगा पूरे 64 होते हैं, खाने 64 होते हैं ब्लैक, और आपको दोस्तों एक आपका ब्लैक और वाइट एंड ब्लैक होते हैं ना, तो उसमें जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो दोस्त रैंक बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 दिया है। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता था, तो किसने जीता था, तो जेरेमी लालरी नुंगा ने। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है 36। अब देखिए यहाँ से आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। इंग्लिश के प्रश्न अच्छे से ध्यान से सभी लोग देखते चलिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब इडियम का मतलब क्या होता है दोस्त, आपका मुहावरा होता है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो बिहाइंड क्लोज डोर इसका मतलब क्या है, बंद दरवाजे के पीछे। बिहाइंड क्लोज डोर इसका मतलब कुछ गुप्त रोग बातें किया जाता है, तभी तो दरवाजे बंद करके होता है ना, दरवाजे के अंदर होता है ना, तो उसी कहने का मतलब यही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डन इन सीक्रेट, बिल्कुल डन इन सीक्रेट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सीक्रेट रहता है पूरा हो जाएगा। तो गुप्त रूप से क्या होता है दोस्तों, गुप्त रूप से बातें किया गया उसे क्या बोलते हैं, डन इन सीक्रेट बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब डन इन सीक्रेट होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक बार फिर से मुहावरा आपसे पूछा है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब क्या है दोस्त, आप समझ सकते हैं, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इसका मतलब ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाइए। जैसे दोस्तों कि हम कोई काम शुरू किए, मान लीजिए हम उसमें असफल हो गए हैं, हमें उसमें काफ़ी निराशा मिली, तो हम उससे फिर से स्टार्टिंग करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है दोस्त, आप सभी उधर खाली पन्ने तो होता है, उससे हम लोग फिर से स्टार्टिंग करना पड़ता है। कोई हम काम करते उसमें असफल हुए, कोई एग्जाम दिए उसमें असफल हो गए, तो फिर से हम लोग स्टार्टिंग करना पड़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट ओवर। तो क्या किया जाए, फिर से शुरू करने के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली है, ध्यान देंगे आप लोग साथियों। इनमें से केवल एक स्पेलिंग आपका मिस्टेक रहेगा, केवल एक वर्ड ऐसा रहेगा जो कि उसी से स्पेलिंग आपका क्या रहेगा, इनकरेक्ट है। देखिए कार्डियक तो बिल्कुल राइट है, नौसिया भी बिल्कुल राइट है, सलेबा भी बिल्कुल राइट है। देखिए ट्रॉमा की स्पेलिंग क्या होता है, सभी को पता होगा, TRAUMA होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए TRE दे रखा है। प्रश्न में देखिए ई यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। यदि TRAUMA ट्रॉमा रहता तो आपका बिल्कुल राइट हो जाता। ओके दोस्त, बताइए, उम्मीद करूँगा आप लोग काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे दोस्त, क्योंकि MTS में बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन यू ट्राई टू बी यू ऑल टुगेदर सीज टू बी यूजफुल। इसका मतलब क्या है, तो मेरे भाई व्हेन यू ट्राई टू बी, जब हम
व्हेन यू ट्राई यू ऑल टुगेदर सीज टू बी यूजफुल। जब हम बनने की कोशिश करते हैं तो मतलब कि आप उपयोगी होना बिल्कुल बंद कर दें। जब हम दोस्तों कि कुछ बनना चाहते हैं तो हम लोग उपयोगी बनना बंद कर देते हैं। जिससे हम लोग इसमें MTS में सिलेक्शन लेना है तो इसमें आप लोग मतलब इधर उधर की बातें नहीं करोगे, बिल्कुल आप कुछ अपने अंदर विचार नहीं लाए रहेंगे, कुछ आप नया नहीं करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आप कुछ बनने की प्रयास नहीं करें, आप जो है दोस्तों केवल पढ़ाई फोकस ही कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हेन यू ट्राई टू बी ऑल टुगेदर सीज। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो फैसियस हो जाएगा दोस्त। अब फैसियस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का हास्य, ठिठोलिया, फनी आप लोग नहीं बनाते ना, तो उसी को बोला जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैसियस हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 दिया था कि विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है विलोम। द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल साथ में क्या होता है, प्रस्तावना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एपिलोग हो जाएगा क्या, बिल्कुल एपिलोग हो जाएगा। अब एपिलोग का मतलब होता है, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है, ध्यान देंगे। और आपका एपिलोग का मतलब एक प्रकार का दोस्तों उपसंहार भी होता है, उपसंहार भी होता है, एक प्रकार का भरत वाक्य भी है, परिशिष्ट भाग भी होता है। तो एपिलोग आपका बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 दिया है कि फिल इन द ब्लैंक, ही वॉज अफ्रेड टू सी ऑफ लायंस। क्या इसका मतलब क्या है, वह शेरों का मतलब कि क्या देखकर डर गया, ग्रुप की, प्राइड की, मैनी की लॉट। तो यहाँ पे ग्रुप समूह देखकर भी हम लोग वैसे डर भी जाएंगे, लेकिन प्राइड उनका क्या, वह शेरों का अभिमान देखकर डर गया दोस्त। एक प्रकार का आपका अभिमान प्राइड होता है आपका दोस्त, एक प्रकार का अभिमान भी होता है, अहंकार भी बोलते हैं इसी को। तो ही वॉज अफ्रेड टू सी प्राइड ऑफ लायंस, इसका मतलब वह शेरों का अभिमान देखकर एकदम डर गया, भौचक्का रह गया। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, फाइंड द बेस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द बिलो डिस्क्रिप्शन। अब आपको इनमें से बेस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन निकाल के आना है, सेंटेंस को पढ़ना है, उस सेंटेंस को समझना है और उसके लिए बेस्ट वर्ड कौन हो जाएगा वो निकाल के लिए बताइए। जैसे देखिए, विथ ड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजिशन इन बैटल, इसका मतलब क्या है, युद्ध जब चल रहा हो तो आगे की स्थिति से हट जाना, आगे की स्थिति से क्या जाना, पीछे भाग जाना, उसको क्या बोलते हैं, विदड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग, रिजॉर्ट क्या बोलेंगे, क्या बिल्कुल सहारा होता है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे हट जाते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, जब कोई युद्ध होता है तो आगे की स्थिति से हट जाना, तो रिट्रीट बोला जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो साथियों कौन सा वर्ड है रिप्लेस कर रहा है इन गिवन सेंटेंस से, बताइए। स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट इज शोन पब्लिकली। तो इसका मतलब आप लोग समझिए, जैसे कि विशेष सम्मान या आदर होता है तो सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है ना। तो जैसे कि दोस्तों किसी के लिए श्रद्धांजलि होता है तो वहाँ पे कोई बड़े बड़े, मान लीजिए कहीं कोई कुछ हुआ है, श्रद्धांजलि देने जाते हैं बड़े बड़े नेता, तो अपना जो व्यक्त करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑनर रिस्पेक्ट इज शोन पब्लिकली। तो उसका क्या हो जाएगा, होमेज हो जाएगा मेरे भाई, होमेज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धा, भक्ति भाव, निष्ठा भाव होता है। जो आपका श्रद्धांजलि में कोई व्यक्ति बोलता है, भाषण देता है, उसकी वाणी जो होती है ना, वह शब्द जो व्यक्त करता है ना, उसी को बोला जाता है होमेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44। अब बर्निंग क्वेश्चन इडियम, इसका मतलब क्वेश्चन जल रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, तो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथी मेरे। तो सी ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपका याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक प्रकार का ज्वलंत प्रश्न। बर्निंग मतलब जलना वाला क्वेश्चन, कौन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, नाजुक। हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा। ब्रिटल का ब्रेकेबल हो जाएगा, बिल्कुल इमोशनल, भावुक नहीं। रीसाइलेंट का मतलब क्या होता है, आपका लचीला होता है ना, तो इसी को बोला जाता है लचीला। ब्रिटल मतलब नाजुक, तो आपका क्या हो जाएगा, रीसाइलेंट का मतलब होता है आपका लचीला एक प्रकार का। और फ्रेल का मतलब क्या होता है, अनैतिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके दोस्त, ब्रेकेबल का मतलब क्या होता है, भंगूर होता है, जिससे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। भंगूर, एक तो नाजुक, इमोशनल मतलब आप सभी को पता होगा, भावपूर्वक हो जाएगा। और आपका रीसाइलेंट का मतलब नाजुक, तो यहाँ से लचीला होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। भाई साहब कितना चूज द वर्ड कहना है, जिससे गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब कर्तव्य की भावना से निर्देश, जिसे कर्तव्य की भावना से निर्देश देते हैं। गाइडेड बाय द वन सेंस ऑफ ड्यूटी, जो काफ़ी मतलब कि हम लोग जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो गाइडेड लोग सर करते हैं तो काफ़ी भावपूर्वक से निर्देश देते हैं कि आप ये कीजिए, एमटीएस में कैसे सिलेक्शन लेना, जो अपना निर्देश देते हैं ना उसी की क्या बोलेंगे, तो पीठी बोलेंगे। बताइए पीठी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अभूतपूर्व होता है, अर्थपूर्ण होता है, उसका अवेयरनेस करते हैं, बिल्कुल कभी कभी अवेयरनेस भी करते हैं, आपका प्लेटिट्यूड भी करते हैं। आपका दोस्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कॉन्सिंटियस हो जाएगा दोस्त। कॉन्सिंटियस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार कर्तव्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है। याद रखिएगा आप लोग। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। चूज द करेक्ट फ्रेज टू द कंप्लीट द सेंटेंस। अब फ्रेज बताइए दोस्तों, कंप्लीट करना है। वी वेटेड आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर, इसका मतलब क्या, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते रहे, तो इसके लिए बेस्ट मतलब कि फ्रेज कौन सा हो जाएगा। इन ग्रेट एंजाइटी, इसका मतलब क्या है, जो आपका ग्रेट इन ग्रेट शो करा इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल वर फिजिकली प्रेजेंट, मतलब कि इंडिविजुअल खुद है, फिजिकली है प्रेजेंट इन साइड द ऑपरेशन थिएटर, मतलब प्रेजेंट बाहर है ऑपरेशन थिएटर, लेकिन क्या क्या विच इज मतलब कि दैट इंटेंडेड मीन्स कर रहा है। अब आपका ऑप्शन भी मान लीजिए एट ग्रेट एंजाइटी दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक मतलब कि अप्रोप्रिएट इज नॉट अप्रोप्रिएट पोजीशन टू द एक्सप्रेस रिलेशनशिप एक्सप्रेस नहीं करा है बिटवीन, जो आपका वेटिंग और एंजाइटी के बीच में, वेटिंग करें लेकिन एंजाइटी के बीच में मतलब कि करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका क्या दे सकता है दोस्त, बाय ग्रेट एंजाइटी, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, तो इसका मान लीजिए आपका एक्यूरेटली कन्वे द डज नॉट एक्यूरेटली आपका इंटेंडेंट, जिससे आपको इंटेंडेंट मिलते हैं उसी को बोलते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों विथ ग्रेट एंजाइटी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते रहेंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर इन द गिवन सेंटेंस। अब डिटरमाइनर भी आपको तो पता होना चाहिए, जो साथियों संज्ञाओं से पहले आने वाले वे शब्द जिनमें संज्ञाओं को संशोधित, वर्णित या प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपका डिटरमाइनर। जैसे आपका ए, एन, द, यह, में, ये सब क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। वे संज्ञाओं से पहले आने वाले वे शब्द जिनसे साथियों हम लोग क्या करते हैं, संज्ञाओं को संशोधित करते हैं, बदल देते हैं, वर्णित करते हैं, मतलब प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। तो जॉय अर्न्स द, अर्न क्या कर रहा है, जॉय अर्न मनी एमोंग हिज फ्रेंड। देखिए जॉय क्या कर रहा है, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन अपने क्या कर रहा है, मनी एमोंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से क्या सबसे कम पैसा कमा रहा है। इसका मतलब लिटिल, कम, छोटा या लिस्ट। देखिए जॉय अर्न लिस्ट मनी एमोंग हिज फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जॉय अपने दोस्तों से क्या हो रहा है, मतलब कि प्रत्येक दोस्तों से पैसा कम कमाता है। याद रखिएगा। मोस्ट आपका लिस्ट एक प्रकार का कैन बी यूज एज अ आपका डिटरमाइनर, क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इट इज़ अ सुपरलेटिव वा लिटिल होता है, सभी को लिटिल कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, तो लिस्ट वही को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49। फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन नॉट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो इररिलेवेंट बिल्कुल राइट है, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल रॉन्ग है, बी ऑप्शन होगा। इसका इंटरप्रिटेशन देखिए सबका स्पेलिंग दिया है, आपका इंटरप्रिटेशन, इरिटेशन भी, और इंटरप्शन क्या मतलब एक प्रकार का इंटरप्शन जिसे आप लोग बोलते हैं ना, आपका बाधा, रुकावट, हस्तक्षेप जिसे बोला जाता है, INTE और RUPTION होता है, इंटरप्शन का होता है, जिसे आप लोग रुकावट, हस्तक्षेप वही बोला जाता है। बाधा, कोई व्यक्ति आपके किसी काम में बाधा डाल रहा है तो उससे इंटरप्शन बोला जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, टिक द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। सेलिबेसी का मतलब एक प्रकार का अविवाहित जीवन, जैसे हम लोग का अभी अविवाहित जीवन है ना, हम लोग का अविवाहित जीवन है ना, हम लोग का अभी शादी नहीं हुआ ना, उसको क्या बोलते हैं, सेलिबेसी। तो मैरिजेबल है क्या आप लोग, बिल्कुल नहीं है। सेंटरनी का मतलब क्या होता है, शताब्दी होता है, क्या होता है मेरे भाई, शताब्दी होता है। उसके बाद मैट्रिमोनी, बताइए कौन कौन मैट्रिमोनी पर गया है शादी विवाह के लिए। तो इसका सेलिबेसी का एंटोनिम पूछा आप, तो सेलिबेसी का मतलब अविवाहित जीवन होता है, तो मैट्रिमोनी का मतलब क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। और आपका मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है, वैवाहिक होता है मेरे भाई।
क्या होता है? वैवाहिक होता है। ध्यान देंगे आप सभी लोग। मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का विवाह, और आपका सेलिब्रेसी का मतलब अविवाहित जीवन। हम लोग का इस समय अविवाहित जीवन है। इस बार एमटीएस में यार एक सिलेक्शन लेके शादी विवाह करे यार, समय हो चुका है। देखिए क्वेश्चन 51 के देखिए, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अब आपको वो वर्ड चूज करना जो कि सेम मीनिंग निकल कर रहा है, जिससे इंड्यूसमेंट। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपका प्रलोभन होता है एक प्रकार का। प्रलोभन का मतलब रिपल्सन होगा? बताइए, बिल्कुल नहीं। परसुएजम हो जाएगा। परसुएजियन का मतलब एक प्रकार का घृणा होता है। क्या होता है दोस्त? एक घृणा होता है। प्रिवेंशन बिल्कुल नहीं। हिंड्रेंस का मतलब आप जान लीजिए बाधा अवरोध होता है। हिंड्रेंस होता है ना, क्लास 12th केमिस्ट्री में दिया था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, ध्यान दीजिए आप लोग। तो आपका इंड्यूसेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? एक प्रकार का प्रलोभन होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? परसुएजियम हो जाएगा। ओके दोस्त, तो भी यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथी मेरे इस तरह से 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप सभी कैसा स्कोर रहा? बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन बारीकी से मैंने अपने को समझाने का प्रयास किए। बिल्कुल जैसा एमटीएस सवाल बना रहा है दोस्त, जिससे एसएससी पैटर्न सेट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही तरीके को हमने हल किया। तो मेन तो दोस्तों जीके प्लस इंग्लिश ही आपका रहने वाला है, तो इसी से आपको एक सीट भी मिलने वाली है मेरे भाई। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरे भाई आप सभी दोस्तों रिक्वेस्ट क्या, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए यार, क्योंकि बहुत ईमानदारी बहुत मेहनत से आपको ये क्लास सेट करते हैं। तो आज साथियों दोपहर के 12:30 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिए सभी दोस्त, इसलिए दोपहर के 12:30 बजे आपकी रामबाड़ क्लास लगने वाली है। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे एक नई क्लास के साथ, दमदार के साथ। आपका सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन मंगल में, अपने तैयार रखिए, जमदार तरीके से रखिए, क्योंकि सीट एक लेनी है। ओके दोस्त, सो लेट्स गेट स्टार्ट 12:30 PM। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।